नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस मुलाकात की जिस पर आज सबकी नजरें टिकी हैं। एक बार तो चुनाव के बाद हमको आकर मिलना ही था, तो उसी के लिए हम आए। जी हां, बात कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। शाम 4 बजे पीएम से मुलाकात का वक्त तय है और कल अमित शाह से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। बिहार के विकास पर विस्तार से चर्चा भी हुई थी। तो आज शाम 4 बजे का वक्त तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार मिलने वाले हैं। बिहार के विकास को लेकर कई अहम बातें भी होंगी, कई दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी बिहार के विकास को लेकर बातचीत हुई है और आज की मुलाकात पर पूरे देश की, पूरे बिहार की नजरें टिकी हैं। तो देखिए, आज अहम दिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम 4 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले और बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद, कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार है जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। तो पीएम मोदी से आज सीएम नीतीश की मुलाकात का मकसद बिहार के विकास पर चर्चा करना है, क्योंकि यह मुलाकात नीतीश कैबिनेट के विस्तार के तुरंत बाद होने वाली है। बिहार में सरकार गठन और 84 दिनों बाद मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि इस मुलाकात में बिहार के विकास के साथ ही कई मुद्दों पर मंथन हो सकता है। अब तो आने जाने की शुरुआत हो गई है, तो एक बार तो चुनाव के बाद हमको आकर मिलना ही था, तो उसी के लिए हम आए। जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार का था वो तो हो ही गया, सब कुछ भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पाटलिपुत्र से दूर सीएम नीतीश कुमार जब हस्तिनापुर पहुंचे तो पहली बार उन्होंने एलजेपी पर भी अपना मुंह खोला और इशारों में ही बहुत कुछ कह डाला। उन लोगों ने तो जो कुछ भी है चुनाव में सबको मालूम है। अब उसके अलावे तो क्या भूमिका होगी, नहीं भूमिका होगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में कुछ कहना है। हम तो कोई खास नोटिस नहीं लेते। वहीं दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने बंगाल चुनाव को लेकर अपनी पार्टी का प्लान भी इशारों में बता दिया। हर पार्टी का डिफरेंट स्टेट में विंग होता है, तो हम लोगों की पार्टी का भी है, वहाँ के लोगों की इच्छा है, तो इसके लिए हमने जिनको बना दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को, उन्हीं को कहा कि सब लोगों से बातचीत करके निर्णय लीजिए। अभी कोई ऐसी बात आई नहीं है कि कौन कितनी जगह पर लड़ेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में यही लोग यहाँ निर्णय लेंगे। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने लगे हाथ अपने सियासी विरोधियों को विकास का ककहरा भी पढ़ा दिया। बिहार के बारे में कोई जानकारी हो तब न, जिसको कख गघ की जानकारी नहीं है, वैसे लोगों के प्रश्न के बारे में आप लोग क्यों चिंता करते हैं? किसी को कोई किसी चीज के बारे में आइडिया है? क्या था बिहार? ये 15 साल में बिहार कहां से कहां पहुंचा है? वैसे सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास को लेकर सियासी हलके में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन दौरे का असल मकसद विस्तार के बाद विकास को लेकर मंथन से ही जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बेहद अहम दिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात के मायने भी अलग अलग निकाले जा रहे हैं। अमितेश हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। अमितेश, कितना अहम इस मुलाकात को माना जाए? हालांकि कहा जा रहा है कि विकास की बातें होंगी, रफ्तार पकड़ेगी बिहार में कैसे, इस पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष कुछ और कयास लगा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और कल उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि नई सरकार बनने के बाद एक बार दिल्ली आना ही था। तो इसे कटसी मीटिंग तो जरूर कहा जा रहा है कि एक शिष्टाचार जो मुलाकात होती है
जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, नई सरकार बनती है, तो उसके बाद दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात होती है, तो एक शिष्टाचार मुलाकात मानी जाती है। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी देरी हुई और जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके अगले ही दिन नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं और उसी दिन रात को डिनर पर बैठते हैं गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में। तो उनकी बैठक होती है, डिनर पर सभी लोग एक साथ बैठते हैं, उसमें कई मुद्दों पर चर्चा होती है, खासतौर से बिहार के विकास को लेकर। और बिहार में जो गठबंधन की गाड़ी है, चूंकि उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे, तो बिहार में कैसे गठबंधन की जो सरकार है कैसे आगे बढ़े, कैसे बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, तमाम इशूज पर इस पर निश्चित रूप से भले ही कट सी मीटिंग की जाए लेकिन इस पर चर्चा होती है। उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात जो तय है, आज शाम 4 बजे के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो सकती है। तो निश्चित रूप से जो कहा जाता है डबल इंजन की सरकार की जो बात बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बेहतर विकास होगा बिहार का। इन तमाम इशूज को लेकर के आज नई सरकार के गठन के बाद जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दिल्ली, तो उनसे बातचीत होगी, प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत होगी उसमें बिहार के विकास को रफ्तार देने को लेकर निश्चित रूप से चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात यही है कि जो वादा किया गया था रोजगार देने को लेकर के, बीजेपी की तरफ से 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया गया था चुनाव के दौरान, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा जरूर होगी कि कैसे इस पर आगे बढ़ा जाए, कैसे बिहार में विकास की गति तेज की जाए, कैसे नए इंडस्ट्री लगे। जैसा शहनवाज हुसैन जो कि नए उद्योग मंत्री बने हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि रोजगार को लेकर के, तो निश्चित रूप से यही तमाम बिंदुओं पर चर्चा आज की बैठक में होनी है। ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि बिहार में विकास की रफ्तार को तेज किया जाए, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ा जाए। इन तमाम इशूज पर आज की बैठक में चर्चा संभव है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए अमितेश, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जब मुलाकात होगी नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से, उस वक्त क्या कुछ बातें होंगी, क्या कयास लगाए जा रहे थे, क्या विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई, तमाम बातें आपसे हम उस वक्त भी जानने के लिए कोशिश करेंगे। एक बार तो चुनाव के बाद हमको आकर मिलना ही था, तो उसी के लिए हम आए। आपने बिहार में अक्सर देखा होगा कि खेल खेल में कोई बच्चा जब हारने लगता है तो वो कहता है ना खेलम ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। इसी कहावत का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा में कृषि कानून को लेकर विपक्ष पर करारा तंज कसा है। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रख। हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव। पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेलबे बिगाड़ब। न खेलूंगा न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा। तो भोजपुरी की गूंज कल लोकसभा में सुनाई दी। अब पीएम मोदी के भोजपुरी के इस लाइन के कहने के पीछे क्या सोच थी, अब जरा इसे भी समझने की हम कोशिश करते हैं। मतलब ना तो हम खुद ही ये काम करेंगे और ना ही दूसरे को करने देंगे। पीएम ने विपक्ष के लिए भोजपुरी की इस कहावत का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस ने 2019 चुनाव के घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एपीएमसी एक्ट को रद्द करने की चर्चा की गई थी। अब मोदी सरकार ने नए कृषि कानून को लागू कर दिया है। कांग्रेस अब नए कृषि कानून का विरोध कर रही है। विपक्ष किसानों को लगातार गुमराह कर रहा है। यही कहने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तंज के जरिए कर रहे थे, कहावत के जरिए कर रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। लोकसभा में पीएम मोदी के भोजपुरी में तंज पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। दोनों ने कहा कि पीएम का तंज बीजेपी के लिए सटीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपने अभिभाषण में किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए एक चुटीले अंदाज में भोजपुरी की एक कहावत कही, ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। आखिर इस कहावत के क्या मायने हैं? हमारे साथ आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय तिवारी जी, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि ना खेलब ना खेले देव, खेलवे बिगाड़ब, तो रउआ लोग खेल काहे बिगाड़ता नहीं जले? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भोजपुरी
बोलला से काम ना चली। बिहार के जनता खोजत रउआ के कि जे बोलकर वादा करके रउआ गैलिन कि 19 लाख रोजगार देव, रोजगार बा कहाँ? ये रोजगार दी, भुखमरी दूर। प्रधानमंत्री जो बात कहलन कल संसद में, वो तो हुनकरे पर लागू होता। वो 11 दौर के बातचीत का कैलन तब किसान से? अब कहता नहीं किसान से आज तक ने कुछ बोलन। तो 11 दौर के वार्ता में भइल का? खाली 5 स्टार के खाना भइल। प्रधानमंत्री और बीजेपी से बड़ा भी कोई झूठ बोला था का? तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भोजपुरी में तंज कसा तो जवाब विपक्ष की तरफ से भोजपुरी में ही आया है। आगे बढ़ते हैं और बात कटिहार की करते हैं। कटिहार के जोकर पंचायत में आग लगने से 3 घरों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मोहम्मद महबूब के घर से आग की लपटें उठी थी। लपटें इतनी तेज थी कि उसने 2 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। तो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे, देखिए ये खबर जहां 3 घर जलकर राख हो गए। आग की लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आग कितनी तेजी से फैली होगी। 3 घरों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। जोकर पंचायत में आग ने तबाही मचाई है और इस अगलगी में लाखों का सामान बताया जा रहा है जलकर खाक हो गया। 3 घरों को भारी नुकसान इस आग ने पहुंचाया है। और एक बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है, जहां काफी भीड़ के बीच एक युवक पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करता दिख रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई। बताया जा रहा है कि पार्टी में लोगों ने शराब पी थी। फायरिंग करने वाला युवक एक बार नहीं बल्कि बार बार गोलियां भी चलाता दिख रहा है। गनीमत रही कि हवाई फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी जयंतकांत ने इस मामले पर संज्ञान लिया। एसएसपी ने फोन पर बताया कि कांटी थाना अध्यक्ष को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर गोली चला रहे व्यक्ति की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया गया है। देखिए, इस हर्ष फायरिंग के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल बेहद अहम है। और सवाल यह कि बर्थडे पार्टी में आखिर फायरिंग की क्या जरूरत पड़ गई। और सवाल यह भी कि जश्न के नाम पर दिखावा कब तक होता रहेगा और ऐसे दिखावे पर कब लगाम लग पाएगी। बेहद अहम सवाल जो न्यूज 18 इस हर्ष फायरिंग के वीडियो के वायरल होने के बाद उठा रहा है। पूर्वी चंपारण में गैंगरेप के बाद हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी ने थाना अध्यक्ष संजीव रंजन को दोषी करार दिया और साथ ही उनकी गिरफ्तारी और कुर्की की कार्रवाई का आदेश भी जारी कर दिया। 21 जनवरी की शाम को नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसमें शुरू से ही थाना अध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध थी। इसके बाद एसपी ने जांच कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट में परिजनों का आरोप सही पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर ही एसपी ने कार्रवाई की है। वो जो प्राथमिकी में उन्होंने लिखवाया है उसी का समर्थन उन्होंने किया है। और इसके अलावा जो वीडियो और ऑडियो कुछ वायरल हुए हैं, खास करके जो एक दाह संस्कार जैसा एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके संबंध में भी उनसे सत्यापित किया गया कि क्या ये वही वीडियो है जिसमें आपकी बच्ची का दाह संस्कार किया जा रहा है। तो उनके माता पिता और भाई के द्वारा बताया गया कि हाँ, ये वही वीडियो है जिसमें उनकी बच्ची का दाह संस्कार किया जा रहा है। और वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो इन्हीं के परिजन हैं। उनके विरुद्ध अप्राथमिकी अभियुक्त, उनको उसी केस में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया।
इस मामले में आरोपियों के साथ थानेदार संजीव रंजन की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटी और पापी थानेदार के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई, ये लिखवा देना। ठंडी से मतलब गाला पढ़ाई हुई सब लिखवा तो फिर दिक्कत बस, लेकिन ठंडा से ठीक बा। इधर बेतिया में अपराधियों के बुलंद हौसले का वीडियो भी वायरल हुआ। दो बदमाश एटीएम से 2000 रुपए की चोरी कर रहे हैं और चोरी की पूरी वारदात जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन का ये वीडियो था। चोरों ने सुप्रिया रोड और छावनी में एटीएम को निशाना बनाया। इस मामले में पुलिस ने चुप्पी साध ली है और सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। और अगली खबर छपरा से है, जहां पुलिस की टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना के साढ़ा इलाके की है, जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी पकड़ा है। पुलिस तस्कर को गिरफ्तार कर ले जा रही थी और इसी दौरान पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। इसी दौरान शराब तस्कर चौकीदार की अंगुली चबाकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान साढ़ा इलाके से भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई है। वही है, इधर भी है। यहाँ पकड़े, पकड़ के हम लोग गाड़ी पर लाए। ऐसे हमारा हाथ पकड़ लिया, उंगली पकड़ के भाग गया जी। दांते काट लिया। तो क्या उसमें शामिल था इधर शराब बन? जी एकदम, शराब भी पकड़ाया है। हम लोग छापेमारी किए हैं, लगभग 1 दर्जन भट्टी ध्वस्त किए हैं और 6000 लीटर कच्चा शराब को नष्ट कर दिया गया है और बरामदगी करीब 300 लीटर है देसी शराब। तो ये कुछ चौकीदार पर भी हमला कुछ हुआ है उसको? हाँ, अपराधी जो था व्यवसायिक कारोबारी शराब वाला, उसको दांत काट कर भाग गया है। 2 गिरफ्तार किए गए हैं। अभी छापेमारी जारी है, सभी गिरफ्तार किए जाएंगे। शराबबंदी में शराब की तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सिवान में उत्पाद विभाग ने एक ऐसे ऑटो को कब्जे में लिया जिसे मॉडिफाई कर ऊपर के हिस्से में तहखाना बना दिया गया था। उसमें शराब की तस्करी की जा रही थी। जमसिकरी गांव से जब्त ऑटो में 1440 बोतल शराब रखी गई थी। गिरफ्तार चालक के मुताबिक यूपी से शराब की खेप को लाकर छपरा में खपाने की योजना थी। अब उत्पाद विभाग वाहन मालिक की तलाश में जुट गया है। इधर पटना के डीएम के आदेश पर भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है। पटना सिटी के ट्रांसपोर्ट नगर में 54,000 लीटर विदेशी और 7,000 लीटर देशी शराब को नष्ट किया गया। 31 जनवरी को बाईपास थाने से कुछ दूरी पर एक गोदाम से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी और इसी शराब को नष्ट किया गया है। 54,137 लीटर देसी शराब और विदेशी शराब और 7,141 देसी शराब बरामद हुआ है। औरंगाबाद में बालू माफिया इस हद तक बेखौफ हो चुके हैं कि अवैध उत्खनन और उसके परिवहन की कौन कहे। प्रशासन के नाक के नीचे एनजीटी के प्रावधानों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन बालू माफियाओं की करतूत प्रशासन को दिखाई ही नहीं देती। रोजाना उसी रास्ते से साहबों का आना जाना लगा रहता है, जिनके कंधों पर सरकार ने राजस्व बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व दे रखा है। लेकिन उसी रास्ते पर बालू की अवैध ढुलाई और खनन हो रही है। बालू के इस काले धंधे में शामिल बालू माफिया जिले की सोन और बटाने नदी पर कई अवैध घाट बनाकर बड़ी ही बेरहमी से इनका दोहन कर रहे हैं। प्रशासन की चुप्पी से लोग बालू के इस काले कारोबार में पुलिस और खनन विभाग की मिलीभगत का आरोप भी लगा रहे हैं। 60 टन लोड होके खदान से ट्रक निकलता है पूरे रात, और पकड़ाने के बाद वो सब कोई जानता है, विदित है कि जब करोड़ों रुपए पटना में जाके माइनिंग अफसर को देना है तो यहाँ तो जनता पिसेगी ही। यहाँ के मोटर व्हीकल के जो मालिक है वो पिसेंगे ही। इसमें देखिए, मैंने बताया जो पुलिस का रोल हम लोग कर रहे हैं, और बाकी इसमें टीम वर्क है, जिला प्रशासन और कई डिपार्टमेंट्स इसमें आते हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट वगैरह, सबके साथ मिलकर जो भी इसमें कार्रवाई होगी करी भी जा रही है। मुंगेर जिले का कृषि विभाग लापरवाही का अड्डा बनता जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी ही योजनाओं और संसाधनों को पलीता लगाने में लगे। दरअसल किसानों की सहूलियत के लिए 32 लाख की लागत वाले चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला विभाग को मिला।
जिसे साल में 180 दिन चलना है। लेकिन यह प्रयोगशाला परिसर में खड़े होकर विभाग की महज शोभा बढ़ा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक मशीन खराब होने की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल है कि अगर मशीन खराब है तो उसे ठीक आखिर क्यों नहीं कराया जा रहा है। मशीन तो खराब है ही, साथ ही साथ इसके चालक को 1 साल से वेतन भी नहीं मिला। उसकी समस्या कोई सुनने वाला भी नहीं है। हमारा है कि पब्लिक मीडिया में हम नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट ज़्यादा दे सकते हैं। हमारे हेड बॉस से उनसे ले सकते हैं। परेशानी है सर कि वेतन आज तक नहीं मिला। जनवरी से, अगले साल से जनवरी से वेतन आज तक नहीं मिला सर। कितना मांगा बकाया वेतन है? बकाया तो लमसम हमको लगता है सर लॉकडाउन का और कोरोना भी हुआ सर, उस परिस्थिति में हम लिख के भी दिए कार्यालय में, लेकिन आज तक मिला नहीं है। और इसके पहले मिलता था पैसा सर 12,000 महीना 26 दिन का, और यह आपका 1 साल 3 महीना हो गया सर। मतलब 15 दिन के पैसा देंगे, गाड़ी चलेगी तब पैसा देंगे। गाड़ी